तो है एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस बेहतरीन मंच संध्या कंप्यूटर क्लासेस में। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ में कि सफलता यूं ही नहीं मिलती, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, तो वो भी बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार मेरे मित्रों, देखिएगा जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि सर हमारे लिए भी जो है जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाने चाहिए, तो पहला चैप्टर तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसी घड़ी में जो है आपका दूसरा अध्याय लेके आया हूं, कंप्यूटर सिस्टम। मेरे विद्यार्थी इस चैप्टर के अंदर जो है आपको कंप्यूटर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों बातों के बारे में जो है इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। मोस्टली जो है हार्डवेयर के बारे में बात होगी, जो सॉफ्टवेयर की बातें होगी वो अपने तीसरे चैप्टर में आएगी। तो आप सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत, आप जो लेट जुड़े हैं उनका भी स्वागत। मेरे विद्यार्थियों अगर पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, आप सभी के लिए जो बेहतरीन जो है सीरीज चलाई जा रही है, यानी कि भोकाल प्रश्न उत्तरी है एक प्रकार से। 31 जुलाई 2022 के दिन बिल्कुल महादेवी की सौगंध, इस बार जो है एग्जाम में गर्दा उड़ने वाला है। 101% गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो भी विद्यार्थी अगर मेरे से 5 दिन रेगुलर पढ़ गया तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो उसको 90 से पार जाने से रोक पाएगी। तो एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत, आप हैं आर शेट्टी के सबसे विश्वसनीय और बेहतरीन चैनल के साथ में। रिवीजन फटाफट, और हमसे अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो संध्या.computer.classes से हमें सर्च करें, और टेलीग्राम चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस के नाम से है, और यूट्यूब चैनल को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही है। मेरे विद्यार्थियों, आप सभी की स्क्रीन पे आज का सबसे पहला क्वेश्चन, और आप सभी से उम्मीदें जुड़ी हुई है कि आप जो है इन क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर देंगे। मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है ताकि राजस्थान का हर एक वो विद्यार्थी जो 31 तारीख के दिन एग्जाम में बैठने वाला है उन सभी तक ये क्लासेस होनी चाहिए, ताकि वो भी अपने आप को परीक्षा हॉल में सिक्योर महसूस कर पाए। तो मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्न में से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले तो आपका ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि सर आखिर ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती क्या है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सर इनपुट डिवाइस क्या होती है, क्योंकि देखो सारे बिल्कुल एकदम नए अभ्यर्थी हैं। मैं शून्य से आप सभी को पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए आप सभी अभी तक बिल्कुल जीरो हैं। जीरो से आज हम शुरू कर रहे हैं, और हीरो बनाने की गारंटी कंप्यूटर के अंदर तो मेरी रहेगी, है ना। देखो इन का मतलब आप सभी को पता है अंदर, और पुट का मतलब होता है रखना, यानी कि ऐसे डिवाइस जिसके द्वारा यूजर अपने निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, उन सभी डिवाइसों को अपन क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे विद्यार्थियों, इनपुट डिवाइस बोला जाता है। अब देखिएगा, जितने भी इनपुट डिवाइस है, क्या है, जितने भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनको मोस्टली जो है दो श्रेणियों में बांटा जाता है। कितने में, दो में। एक आप बोल सकते हो जनरल इनपुट, सॉरी आप 3 गिन लो, है ना, मेरी ओर से आप 3 गिन लो। एक तो आपके जनरल हो जाती हैं जिसमें आपके कीबोर्ड आ जाता है, माइक्रोफोन आ जाता है, आपका जो है आपका टैबलेट आ जाता है, ये है ना। और एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है, तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जो चलाने पे पॉइंट की आवाज आती है, यानी पॉइंट के द्वारा एक्सेस होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक जो आपकी होती है वो मेरे अभ्यर्थियों आपकी कौन सी होती है, ऑप्टिकल होती है। कौन सी होती है, ऑप्टिकल। तो जितने भी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है वो आपकी लाइट के द्वारा एक्सेस होती है। किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। यानी इन सभी का कार्य क्या होगा, स्कैनिंग करके आपके डेटा को इनपुट के रूप में कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है। तो इतनी सी बातें लगभग आप सभी को समझ में आ गई होगी कि किसको पॉइंटिंग बोलना है। पॉइंटिंग वे डिवाइस होगी जिसमें आपको पॉइंट की आवाज सुनाई देगी। तो अब देखो यहां से आपसे क्या पूछा है, कौन सी नहीं है। तो नहीं वाला तो आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। देखिएगा, है ना। अब देखो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि कौन सी यहाँ से नहीं होगी। सारे के सारे भी ध्यान रखना, क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज है जो 101% बोल रहा हूँ एग्जाम हॉल में तबाही होने वाली है। देखिएगा, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का मतलब वे डिवाइस जो एक्सेस करने पे पॉइंट की आवाज़ आती है। माउस को जब आप ऑपरेट करोगे पॉइंट की आवाज़ सुनाई देगी आपको, है ना।
टच पैड को भी जब आप चलाओगे, यानी टच पैड आपको लैपटॉप के अंदर दिखाई देने को मिलता है, वहां से भी आपको पॉइंट की आवाज़ आएगी। जॉयस्टिक जिसका उपयोग वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए होता है, इसके अंदर भी मेरे अभ्यर्थियों क्या होगी, आपको पॉइंट की आवाज़ सुनाई देगी। जबकि कीबोर्ड आपका किसके अंदर आता है, जनरल इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की आपको पॉइंट की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो यानी कि सर इनके अलावा भी कोई होती है क्या पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, तो बिल्कुल मेरे अभ्यर्थियों होती हैं। दो नाम और याद रखना आपको, ट्रैक बॉल और ट्रैक पॉइंट। क्या क्या, ट्रैक बॉल, इसको ये समझना है ना, ट्रैक बॉल और ट्रैक पॉइंट, ये दोनों ऐसी हैं जिनको इनके अलावा भी आप क्या बोलोगे कि सर टोटल हमें 5 पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम याद रखने हैं, माउस, टच पैड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट। पहले ही बता रहा हूं कि ये जो सेकंड चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से जो है आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर है ना, 4 नंबर अगर यहाँ से आ जाते हैं तो फिर बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी इस बार, है ना। देखो यहाँ से जो है अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा है। जो अभ्यर्थी लेट सेशन से जुड़ रहे हैं भैया, आप सभी का तहे दिल से आभार। आप हैं आर्य शेट्टी के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में। देखो कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या होती है। मेरे विद्यार्थी बिल्कुल धीरे से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं आप सभी को 0 लेवल से पढ़ाना चाह रहा हूं। देखो फंक्शन की होती है वो आपकी कीबोर्ड में F1 से F12 तक होती हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो आप बोलेंगे सर F1 से F12 तक। फिर एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या होगा कि इनकी संख्या कितनी होती है, आपको बतानी है, 12 संख्या होती है। कितनी होती है, 12 संख्या होती है। फिर याद रखना, फिर आगे बोलेगा आपसे, देखो हालांकि फंक्शन के जितने भी हैं प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हो सकता है कि अपने काम को बदले, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है वही बातें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर F1 का पूछे तो हेल्प एंड सपोर्ट, यानी अगर आपको मदद चाहिए तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, F1 की। अगर आपको रीनेम करना है, रीनेम का मतलब किसी फाइल का नाम बदल के वापस लिखना, तो आप किस कुंजी का उपयोग करोगे, F2 का। आपसे अगर कभी पूछे कि F3 का सर क्या होता है, तो आपको बोलना है फाइंड होता है। क्या होता है, फाइंड के लिए F3। फिर आगे इन सभी को अच्छे से रख लेना दिमाग के अंदर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना। उसके बाद में अगर बात करें ना तो फिर F4 का पूछा जाता है, लेकिन इतना नहीं पूछा जाता। अल्ट के साथ में जब आप करोगे, अल्ट के साथ में F4, तो आपका कंप्यूटर शट डाउन की स्थिति में आएगा। F5 का ज़्यादा पूछा जाता है। डेस्कटॉप पे तो क्या होता है, रिफ्रेश होता है। क्या होता है, डेस्कटॉप पे रिफ्रेश होता है। कभी अगर पावर पॉइंट के अंदर पूछे तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए होता है। ये सारी बातें मैं आपको आगे और भी बताने वाला हूँ। F7 पूछता है तो आप याद रखना स्पेलिंग एरर किसके अंदर, आपका MS वर्ड के अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, उनका पता लगाने के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपसे जो पसंदीदा एग्जामिनर की होती है, कौन सी, F12 होती है। बहुत बार क्वेश्चन आया है मेरे विद्यार्थियों। और F12 क्या होती है आपकी, सेव एज होती है। सर ये सेव एज क्या होता है, तो मेरे विद्यार्थियों सेव एज का मतलब होता है कि पहले से आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल है, उसको आप क्या कर रहे हो, उसका जो है फॉर्मेट आप परिवर्तित कर रहे हो, उसके बाद में जब वापस आप उसको सेव करोगे तो ये प्रोसेस मेरे विद्यार्थियों आपकी क्या कहलाएगी, सेव एज कहलाएगी। तो इतनी सी बातें मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी, तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है तो अभी तो मेरे को कंफर्म हो चुका है कि आप लोग यहाँ से जो है आंसर दे पाओगे, है ना। आगे बढ़ते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या पूछा है मेरे बच्चों आपसे, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट आपसे पूछा है कि ये कौन सी की के उदाहरण होते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, हालांकि मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि ये सारे के सारे आपके होते हैं कॉम्बिनेशन की के एग्जाम्पल होते हैं। कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोला जाता है संयोजन, यानी कि ऐसे की जिनका अकेले का कुछ भी उपयोग नहीं होगा। जब भी इनको आप प्रेस करोगे तो किसी अन्य की के साथ में इनका जो उपयोग है शॉर्टकट के रूप में किया जाएगा। तो यहाँ से याद रह जाएगा बिल्कुल। फंक्शन की आपको बता चुका हूँ, F1 से F12 तक होती हैं। टॉगल की से भी क्वेश्चन आते हैं। टॉगल की आपकी कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक
और स्क्रॉल लॉक। कौन कौन सी? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों आपकी कौन सी होती है? टॉगल की होती है। तो इतनी सी बातें मेरे ख्याल से आपको याद रह जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं कि किस इनपुट डिवाइस का उपयोग ग्राफिकल इमेज बनाने में किया जाता है। तो मेरे अभ्यर्थियों, आप सभी लोग जो है यहां से पता रखना, देखो कि किस इनपुट डिवाइस का उपयोग ग्राफिकल इमेज का मतलब आपके सिस्टम के अंदर डिजिटल इमेज बनाना है ना, पहली बात तो ये। अब जो आपको ये दिख रहा है ना ग्राफिकल टैबलेट के अंदर आप लाइट पेन का उपयोग करके आप डिजिटल स्केच या डिजिटल इमेज आप बना सकते हैं। किसके अंदर? ग्राफिकल टैबलेट के अंदर। सर जॉयस्टिक क्या होता है? तो जॉयस्टिक मेरे विद्यार्थियों आपका वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल होता है। ट्रैक पॉइंट आपका एक इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। स्कैनर सर, तो स्कैनर मेरे बच्चों आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा होता है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ये क्या करता है? तो मेरे विद्यार्थियों ये जो है आपकी हार्ड कॉपी, कौन सी कॉपी? हार्ड कॉपी को किस में परिवर्तित करता है? आपका सॉफ्ट कॉपी के अंदर करता है। किसके अंदर करेगा मेरे विद्यार्थियों? आपका सॉफ्ट कॉपी के अंदर करेगा। अब देखो हार्ड कॉपी कौन सी होती है? जो आपके हाथों में प्रिंट आउट होगा वो हमेशा हार्ड कॉपी होगी, और जो आप कंप्यूटर को प्रदान करोगे वो मेरे विद्यार्थी आपकी कौन सी कहलाएगी? सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। तो बिल्कुल भी जो है, एक मिनट समझ जाऊंगा आपसे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा? ग्राफिकल टैबलेट आपका हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मीडी का पूरा नाम क्या है। मेरे विद्यार्थियों काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी लोगों को यहाँ से पता रखना है कि मीडी का जो पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऐसा आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, तो ये तो दोनों में एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, तो किसी एक को आप मान लो, है ना। मान के चलो कि ये सी वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप किसके साथ में जाओगे? बी के साथ में ही जाना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। सर ये मीडी होता क्या है? तो मेरे विद्यार्थी जो मीडी है आपको संगीत के क्षेत्रों में जो उपकरण आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इसका उपयोग जो है संगीत के क्षेत्र में ध्वनि को इनपुट के रूप में देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी सी बातें आप सभी को पता रहनी चाहिए। महादेव की सौगंध मेरे विद्यार्थियों, आज सोमवार का दिन है और आज से जो है आपकी मैंने ये टेस्ट सीरीज शुरू की है ना। तो गर्दा उड़ाने वाले हैं इस बार, वाकई में बोल रहा हूँ कि एग्जाम में तबाही आने वाली है। जो भी विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म के साथ में पढ़ेगा ना, 101% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एग्जाम की और पेपर की धज्जियां इस बार उड़ने वाली है। मेरे विद्यार्थियों ये +6 ईयर से भी ऊपर का एक्सपीरियंस बोलता है, हवा में बातें नहीं होती हैं, यानी कि जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ा है उसकी उम्मीदों पे खरा उतरे हैं हम। ये मेरे विद्यार्थियों कहने वाली बात क्यों होती है पता है? क्योंकि आधे लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि यार ऐसे ही बोलते होंगे। भाई ऐसे ही बोलने में मजा नहीं आता, कुछ तो बातें होती हैं तभी बोला जाता है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर कि पेन या पेंसिल द्वारा किए गए निशानों को एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को पता रखना है कि यहां से जो है आपको क्या पूछा है कि पेन या पेंसिल से बने हुए निशान। क्या बोला है? पेन या पेंसिल से। आप सभी ने कभी ना कभी ओमार शीट वाला एग्जांपल दिया होगा, उसके अंदर आपके सामने क्या होती है? ऐसे ओमार शीट होती है, फिर आपके सामने ऐसे ऑप्शन बने हुए होते हैं ABCD, जैसा कि आप 31 तारीख के दिन भी एग्जाम में दोगे। मान के चलो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप यही करोगे ना कि बी पे आप गोला बना दोगे, या तो पेन से बनाओगे या पेंसिल से बनाओगे। तो ये आपने क्या किया है? निशान बनाया है। क्या बनाया है? निशान बनाया है। किससे बनाया है? पेन या पेंसिल से। इसको कौन पढ़ेगा? ओमार शीट ही पढ़ेगा, सीधा से ओएमआर मशीन ही पढ़ेगा। तो ओएमआर का पूरा नाम चलो बताओ जल्दी से, है ना। ओएमआर का पूरा नाम तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या हो जाता है मेरे विद्यार्थियों? ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या हो जाता है? यहां से पता रख लेना भाई, एक आध क्वेश्चन कंफर्म बनेगा, है ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर किसका? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका ध्यान रखना रे, इसका उस ऊपर वाले का रीडर है, इस वाले का OCR का रिकॉग्निशन है। क्या है? रिकॉग्निशन। इतनी सी बातें रह जाएगी याद।
एक बार लिख देना है ना, साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलती हैं एक बार नोट डाउन कर दो, ताकि एग्जाम के दिन रिवाइज करने में थोड़ी मदद मिलेगी। बीसीआर का पूरा नाम हो जाएगा आपका बार कोड रीडर। क्या हो जाएगा? बार कोड रीडर आपका हो जाएगा। जबकि मीडी का तो मैं आगे बता चुका हूं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एक पूछता है एमआईसीआर का पूरा नाम, तो एमआईसीआर का पूरा नाम मेरे विद्यार्थियों होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे भी अगर इनके बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर 2-3 क्वेश्चन मेरे माइंड में है, वो तो मुझे एंड में बताने ही है ना। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? OMR हो जाता है, ये वाला OMR है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि MICR का पूरा नाम क्या है? भाई अभी तो बता दो, अभी आप लोगों को बताया, तो इसमें तो टेंशन वाली बात ही नहीं है ना, इसमें लोड लेने की बात ही नहीं भाई, अभी आपसे बोला है मैंने। तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये होता क्या है? एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बैंकों के अंदर किया जाता है। सर बैंकों के अंदर ही क्यों? तो मेरे विद्यार्थियों चेक को पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसको पढ़ने के लिए? तो आप बोलेंगे सर चेक को पढ़ने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। किसके अंदर? बैंकों के अंदर। इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप मेरे से 5 दिन पढ़ के देखिएगा, ये जो है ना आपकी RCT टिप्स पे करवा दूंगा। मेरे विद्यार्थियों हकीकत बात बोल रहा हूँ कि RCT आपके टिप्स पे होगी, और टिप्स पे होने के बाद में कैसा भी पेपर आएगा इस बार जो है गर्दा उड़ने वाला है ना। तो आप बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। OCR का पूरा नाम आपसे पूछा है कि OCR का पूरा नाम थोड़े टाइम पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि OCR का जो पूरा नाम होगा वो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होगा। क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऐसा ऑप्शन आपको यही दिख रहा है, तो ये जाहिर सी बात है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। OCR किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो हाथ से जो हैंड राइटिंग जो होती है ना, उसकी पहचान करने के लिए आपका किसका इस्तेमाल किया जाएगा? आपके OCR मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसका उपयोग ऑडियो को इनपुट देने के लिए किया जाता है? तो मेरे विद्यार्थियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है ये भी, कि ऑडियो को इनपुट के रूप में देने के लिए, या फिर कभी ऑडियो नाम न देके आपको आवाज को इनपुट के रूप में देने के लिए, ये भी ऐसे लैंग्वेज चेंज कर सकता है ना। तो वहां पे आप क्या करोगे? माइक्रोफोन करोगे। क्या करोगे मेरे विद्यार्थियों? माइक्रोफोन। सर माइक्रोफोन क्यों? तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी के पास में एयरफोन होंगे, एयरफोन के अंदर जिससे आप बात करते हो ना, वो वाली जो डिवाइस है आपकी किसकी तरह काम करती है? माइक्रोफोन की तरह, जिसके द्वारा आप अपनी आवाज को जो है इनपुट देते हो, तभी सामने वाले को सुनाई देती हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये भी डिवाइस आपकी कौन सी होगी? इन कर रही है, इसका मतलब इनपुट डिवाइस होगी। मेडी का नाम बता दिया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मॉनिटर तो आप सभी को पता है भाई, बाहर चीजों को दिखाता है, इसका मतलब आउटपुट होता है ना। तो यानी कि यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपका माइक्रोफोन हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, है ना। ये CTR नहीं होगा, CRT होगा, बिल्कुल है ना, सही लिखा है, मैंने गलत पढ़ा। देखो CRT का पूरा नाम, अब देखो ये CRT वगैरह मेरे ख्याल से इससे पहले नाम नहीं सुने होंगे आपने, है ना। जिसने भाई अगर थोड़ी बहुत तैयारी की है तो उसने सुने होंगे, लेकिन देखिएगा, समझो कि आपको अभी कुछ नहीं आता। समझो मॉनिटर, मॉनिटर आपको चीज़ें अंदर दिखवाता है, यानी आपकी चीज़ों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, या फिर आपके परिणाम को बाहर दिखाता है। तो आप बोलेंगे सर हमने तो जब भी मॉनिटर को देखा है तो चीज़ों को बाहर दिखाता है। बाहर दिखाता है इसका मतलब क्या है? वो आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। अब जो मॉनिटर होता है कितने प्रकार के? तो आप बोलेंगे सर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है CRT और एक होता है आपका फ्लैट पैनल। कौन कौन से होते हैं? CRT और फ्लैट पैनल आपका होता है। सर ये CRT क्या होता है? तो अभी पहले यहाँ पे सुन लो कि CRT जस्ट लाइक आपका जो पुरानी टीवी हुआ करती थी ना, जिसकी स्क्रीन उभरी हुई हुआ करती थी, है ना।
जिसकी स्क्रीन उभरी हुई हुआ करती थी और आपने देखा हो तो उसके किनारे मोटे हुआ करते थे। जस्ट लाइक जैसे CRT नाम आए आपके माइंड में सीधी पुरानी टीवी आनी चाहिए, है ना। तो जो पुरानी टीवी है उसका ही नाम क्या है मेरे विद्यार्थियों, CRT होता है और उसका जो पूरा नाम है आपका कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। जबकि आजकल, है ना, आजकल आप क्या देखोगे, सभी के घरों में लगभग जो नवीनतम जो है वो मॉनिटर के प्रकार होंगे, या तो LED होगा या फिर LCD होगा, दोनों में से एक ही होगा। या तो बहुत सारों के घरों में LCD होगी या LED होगी। तो LED लाइट इमिटिंग डायोड, पूरा नाम क्या होगा मेरे विद्यार्थियों, लाइट इमिटिंग डायोड। और जो LCD है ये इसका पूरा नाम क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोनों किसके प्रकार हैं, फ्लैट पैनल के हैं, आधुनिक मॉनिटर हैं, इनके किनारे पतले होते हैं, स्क्रीन फ्लैट होती है। इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए, कम से कम पूरे नाम पता रखना, ताकि एग्जाम में आएगा तो भाई गलत मत करना, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। LCD का पूरा नाम पूछा है तो बिल्कुल भी कतई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने वेरीफाई आपको करवा दिया है। LCD का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रदान करता है, यानी सॉफ्ट से वो क्या बना रहा है, तो आप बोलेंगे सर हार्ड कॉपी बना रहा है। अब देखो थोड़े टाइम पहले मैंने क्या बोला कि जो आपके हाथों में होती है वो हार्ड कॉपी होती है। क्या होती है, हार्ड कॉपी। देखो मॉनिटर तो करेगा नहीं, क्योंकि मॉनिटर तो चीज़ों को बाहर दिखा रहा है, कीबोर्ड भी नहीं करेगा, क्योंकि कीबोर्ड का बेचारे का काम क्या है कि आपके इनपुट, जो भी आपने इनपुट दिया उसको कंप्यूटर तक पहुंचाना। बात आती है इन दोनों के अंदर, या तो ये होगा या फिर ये होगा। थोड़े टाइम पहले मैंने क्या बोला था कि हार्ड से सॉफ्ट आपका कौन करेगा, स्कैनर करेगा। तो फिर यहाँ से आपको क्या पूछा है, सॉफ्ट टू हार्ड पूछा है। तो सॉफ्ट टू हार्ड मेरे विद्यार्थियों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, प्रिंटर होगा। क्या होगा, प्रिंटर होगा। जाहिर सी बात है कि सेकेंड चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। अगर 3 क्वेश्चन आ गए ना तो मेरे विद्यार्थियों एक तरफा मामला हो जाएगा, 6 नंबर यानी कि यहाँ से बिल्कुल ही आपके पक्के करवाने वाला हूँ, है ना। तो जितने भी अगर सेशन पसंद आए तो आपके जितने भी जो हैं आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने आपके साथ में RCT किया होगा, तो उन सभी तक ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि राजस्थान का हर एक विद्यार्थी जो 31 तारीख के दिन एग्जाम में बैठने वाला है, सभी तक ये सीरीज होनी चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में इस बार जो है मुकाबला टक्कर का होगा और जो भी संध्या कंप्यूटर से पढ़ा है वो 90% लेके आएगा। दावे के साथ बोलता हूं कि अगर आपने 5 दिन अगर ईमानदारी से सेशन को अटेंड किया है तो आप खुद बोलोगे, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। मॉडेम का पूरा नाम है, आपसे पूछा है कि मॉडेम का पूरा नाम। तो मॉडेम का पूरा नाम मेरे विद्यार्थियों मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। सर ये मॉडेम होता क्या है, तो आपको यूं समझना है कि मॉडेम जस्ट एक डिवाइस है जिसका उपयोग जो है टेलीफोन लाइनों पर किया जाता है। किसको बदलने के लिए, तो सिग्नल्स को बदलने के लिए। किसको बदलने के लिए, तो सिग्नल को बदलने के लिए। सर कौन से सिग्नल, तो मेरे विद्यार्थियों जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको तो डिजिटल में बदलता है, और जितने भी डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको एनालॉग में बदलता है। तो आप दोनों नाम याद रखना कि एनालॉग सिग्नल को तो किस में बदलेगा, 1 मिनट, है ना। एनालॉग सिग्नल को तो किस में बदलेगा, डिजिटल में बदलेगा, और डिजिटल सिग्नल को किस में बदलेगा, एनालॉग में बदलेगा। तो ये जस्ट उल्टा है एक दूसरे का, आप समझ लेना, है ना। यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपका मॉडेम का मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर हो जाता है। आगे फिर आपसे पूछा है रैम का पूरा नाम। क्या पूछा है मेरे विद्यार्थियों, रैम का पूरा नाम आपसे पूछा है और सभी को पता होना चाहिए। देखो रैम आपकी क्या है, मेमोरी होती है। क्या होती है, मेमोरी होती है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कितने प्रकार की, तो आप बोलेंगे सर 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। एक तो कैश मेमोरी होती है, एक आपकी प्राइमरी होती है, और एक आपकी होती है मेरे विद्यार्थियों सेकेंडरी होती है। एक कौन सी होती है, सेकेंडरी होती है। तो ये 3 मेमोरी है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी का कार्य क्या है, तो डेटा को स्टोर करना होता है। अब देखो जैसे जैसे बारी आएगी मैं आपको बताता जाऊंगा मेमोरी के बारे में। अब देखो यहाँ से सबसे पहले आपको बोला है कि रैम का पूरा नाम आपसे पूछा है। तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। कैसी है,
प्राइमरी है। कैसी है मेरे विद्यार्थियों? प्राइमरी को आप अन्य किस नाम से जान सकते हो? मेन मेमोरी के नाम से भी जान सकते हो। प्राइमरी को और अन्य किस नाम से आप बोल सकते हो? मेन मेमोरी। और इसका जो पूरा नाम है वो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सर क्या रैम के अलावा भी कोई प्राइमरी मेमोरी होती है क्या? तो बिल्कुल होती है, जिसका नाम मेरे विद्यार्थियों क्या है? रोम होता है। क्या होता है? रैम। रैम और रोम कौन सी मेमोरी है आपकी? प्राइमरी मेमोरी है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली और एम का मतलब मेमोरी है ना। ये दो बातें याद रह जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन पूछेगा? देखो आगे एग्जामिनर का क्वेश्चन ये होगा कि रैम जो होती है आपके दो प्रकार की होती है ना, एक तो एस रैम और एक मेरे विद्यार्थी होती है आपके डी रैम, है ना। तो यानी कि एस रैम से तो पिछली बार क्वेश्चन आया था कि कौन सी मेमोरी कैश मेमोरी के समान कार्य करती है। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे भी पूछे तो कैश मेमोरी एस रैम याद रखना। और अगर आपको यूं पूछे ना, अब की बार जो है डी रैम का आपको पूछा जाएगा। लिख के ले लो मेरे से कि इस बार डी रैम का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जो डी रैम है ना, इसको मेरे विद्यार्थियों प्रति सेकंड रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? प्रति सेकंड रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। कौन सी मेमोरी का प्रति सेकंड रिफ्रेश करना होता है? तो आप बोलोगे डी रैम, यानी कि डायनामिक रैम होता है। क्या होता है? डायनामिक रैम। इसके अलावा रैम से सर क्या क्वेश्चन आएगा? तो मेरे विद्यार्थियों इसके अलावा जो है आपको रैम से जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा कि जो रैम होती है ना, ये वाली, ये जो रैम है, रैम आपकी अस्थिर प्रकार की मेमोरी होती है। कैसी होती है? अस्थिर प्रकार की। और इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? वॉलेटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉलेटाइल। सर वॉलेटाइल क्यों बोल रहे हैं? तो मेरे विद्यार्थियों ये क्या करती हैं कि जैसे ही लाइट गई, अगर आपने डेटा सेव नहीं किया था तो डेटा स्वतः ही लाइट के साथ साथ में चला जाता है। तो ये इतनी सी बातें आपको याद होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, आप सभी की स्क्रीन पे देखिएगा कि एक अर्ध कंडक्टर मेमोरी, क्या बोला है आपसे? एक अर्ध कंडक्टर मेमोरी जो क्या करती हैं आपके सीपीयू और रैम की गति को बढ़ाने का काम करती हैं। तो जैसे ही ऐसा आपको क्वेश्चन दिखे, आपको कैश मेमोरी करना है। अब देखो कैश मेमोरी एक अर्ध कंडक्टर होती है, यानी सेमी कंडक्टर, जो आपकी अर्ध चालक कहलाती है। उष्मा का सही से प्रवाह भी नहीं करती है और ऐसा भी नहीं है कि उष्मा को बिल्कुल फास्टली प्रवाह करती हैं। तो दोनों के बीच की है सेमी कंडक्टर। सीपीयू और रैम की गति को बढ़ाने का काम करती है। सीपीयू और रैम के डेटा को बार बार उपयोग में लेती है और सबसे तेज और सबसे महंगी मेमोरी होती है। क्या होती है? सबसे तेज और सबसे महंगी मेमोरी होती है। कभी अगर ऑप्शन में आपके सामने रजिस्टर मेमोरी हो तो फिर आपको किसके साथ में जाना होता है? रजिस्टर के साथ में जाना है कि रजिस्टर सबसे तेज होती है। बाकी आरसीईटी में जब भी पूछा है कैश मेमोरी का ही पूछा है, तो आपको कैश याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों को छिड़काव करता है? तो मेरे विद्यार्थी देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले प्रिंटर की बात करते हैं कि प्रिंटर आपको क्या करता है? पेज को बाहर देता है। पेज को बाहर देता है, इसका मतलब डिवाइस आपकी कौन सी है? आउटपुट है। बाहर दे रहा है, इसका मतलब आउटपुट है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, हलवा है पेपर एकदम, है ना, बिल्कुल ईजी लगेगा। आप मेरे से पढ़ के देखिए 5 दिन, अगर सुधार नहीं आए तो बाद में बोलना, है ना। अभी पहले कोई भी विद्यार्थी ऐसे कमेंट नहीं करेगा कि यार फालतू में बोल रहे हैं। एक बार क्लास को देखना, रिव्यू करना, उसके बाद में जो भी है आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, है ना। आउटपुट डिवाइस होती है, ये क्या करती है? पेज को बाहर देती है। अब बाहर दे रही है, इसका मतलब आउटपुट है। प्रिंटर से 101% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कभी कभार तो ऐसा हो जाता 2 क्वेश्चन प्रिंटर से ही आ जाते हैं, है ना। तो प्रिंटर को अच्छे से याद रखना है। देखो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस क्या करती है? प्रिंट को बाहर निकालती है। थोड़े टाइम पहले मैंने क्या बोला? सॉफ्ट कॉपी को किस में बदलती है? हार्ड कॉपी में। अब देखिएगा प्रिंटर जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे विद्यार्थियों? 2 प्रकार के होते हैं। सर 2 कौन कौन से? तो एक तो आपका होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। कौन कौन से? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब जो इम्पैक्ट होते हैं ना, जितने भी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये मेरे विद्यार्थियों क्या करते हैं कि आपके इनकी आवाज़ तो ज़्यादा होती है लेकिन इनकी गति कम होती है। और जो नॉन इम्पैक्ट है, इनमें आवाज़ कम होगी
और गति इनकी ज़्यादा होगी, है ना। ये इतनी सी बातें याद रखनी है। सर जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मेरे विद्यार्थियों आपका एक तो होता है आपका कैरेक्टर प्रिंटर। कौन सा होता है, इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। एक तो आपका कैरेक्टर होता है और एक होता है आपका लाइन प्रिंटर। जो कैरेक्टर प्रिंटर है एक समय में केवल एक अक्षर को छापता है, जबकि लाइन प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन को छापने का काम करता है। अब देखो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था ना वो ये आया था, दो नाम आपको दिए थे कि डेजी विल, और हमेशा यही क्वेश्चन आता है जब यहाँ से अगर कैरेक्टर से पूछेगा तो डेजी विल और डॉट मैट्रिक्स, है ना, दोनों नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब देखो डेजी विल और डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार के कंप्यूटर हैं, तो ये आपके कैरेक्टर प्रिंटर के प्रकार होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक समय में केवल एक ही अक्षर को छापने का काम करते हैं। कभी अगर ऑप्शन में कैरेक्टर नहीं हो तो आपको किसके साथ में जाना है, इम्पैक्ट के साथ में, क्योंकि कैरेक्टर भी किसका पार्ट है, आपके इम्पैक्ट का पार्ट होता है। नीचे की स्लाइड में मैं आपको प्रिंटर पूरा समझा दूंगा ताकि आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद में जो लाइन प्रिंटर होते हैं, तीन प्रकार के लाइन, चेन और ड्रम होते हैं। इसके अलावा अब देखो जो क्वेश्चन, जो मुद्दे वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है नॉन इम्पैक्ट से पूछा है। नॉन इम्पैक्ट तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आपका कौन सा होता है, इंकजेट होता है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना वो आपका इंकजेट ही होता है। आपसे क्या बोला है कि प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदे, स्याही को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक, और जेट का मतलब होता है छिड़काव करना। क्या करना, छिड़काव करना। तो जब भी इंक जेट नाम आए या इंक की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करना आए तो लगा देना क्या, इंक जेट, है ना, राम भरोसे लगा देना, आपका हो जाएगा क्लियर। उसके अलावा जो सेकंड आपका होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और इनके अंदर जो है आपके जो है एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि टोनर या कार्टेज का उपयोग किया जाता है। टोनर का मतलब सर क्या होता है, तो ब्लैक जो सू का पाउडर होता है ना उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और होता है थर्मल। क्या होता है, थर्मल। सर थर्मल क्या होता है, तो थर्मल भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसका इस्तेमाल जो है एटीएम मशीनों के अंदर, आपने कभी पैसे निकाले होंगे तो साइड से एक स्लिप निकली होगी, तो जो स्लिप मेरे विद्यार्थी जो प्रिंट होके आ रही है ना वो थर्मल प्रिंटर से आ रही है। और थर्मल से आप याद रखना थर्मस, आप सभी के घरों में थर्मस होगा, वो क्या करता है, चाय को गर्म रखने का काम करता है। और जब ये भी गर्म रख रहा है, इस थर्मल वर्ड से ही आपको याद रखना है। कभी अगर एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा प्रिंटर गर्म तत्वों का उपयोग करके प्रिंट करता है तो आपका क्या हो जाएगा, थर्मल हो जाएगा। अगर इंक का नाम ले तो इंक जेट, अगर टोनर या ब्लैक सूखे पाउडर का नाम ले तो आपका लेजर हो जाता है। ये इतनी सी बातें क्लियर है तो आपका क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे अभ्यर्थी। देखिएगा आपको बोला है कि WORM का पूरा नाम क्या है। देखो WORM का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। क्या होता है, राइट, W का मतलब राइट, O का मतलब वंस, R का मतलब रीड, M का मतलब मीनी, यानी कि मैनी। ऐसी मेमोरी जिसमें केवल डेटा को एक बार लिखा जाएगा, बार बार पढ़ा जाएगा, है ना। ये इतनी सी बातें याद रखनी है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि ब्लूरे डिस्क, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और अंत में जरूर बताना कि क्या चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर नहीं होती है तो अगले वीडियो में थोड़ी सी इनके बारे में और बात कर लेंगे, है ना। ब्लूरे डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है मेरे विद्यार्थियों आपकी 50 से 500 GB होती है। क्या होती है, 50 से 500 GB। कभी कभार क्या करता है कि एग्जामिनर क्या करता है कि आपसे ऐसे पूछ लेता है कि 1 KB बराबर किसके होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होता है। फिर आपसे बोलेगा कि 1 MB, 1 MB किसके बराबर, तो 1024 जो है KB के बराबर होता है। फिर आपको ऐसे करना है, अगर GB पूछता है तो 1024 MB, यानी जो सेट बनेगा आपका 1024 का बनेगा। ये इतनी सी बातें यहाँ से आपको पता रखनी है। अब देखो आपसे यहाँ से क्या पूछा है कि ब्लूरे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी तो 50 से 500 ही आपको करनी है और यही आपका करेक्ट माना जाएगा। आधे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मुझे कमेंट करेंगे सर हमने तो पढ़ा है 25 से 50 पढ़ा है, तो भाई आपने भी बिल्कुल सही पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से कि उसमें क्या होता है, लेयर आती है ना, डिस्क की लेयर आती है। जितनी आपकी लेयर बढ़ती जाएगी उतनी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अब वो एग्जामिनर जो है 50 से 500 के बीच में आपको कुछ भी दे सकता है, बाकी ऐसे नहीं करता, वो डायरेक्टली 50 से 500 ही नाम देता है, तो वही आपका करेक्ट माना जाता है। बस GB पीछे है, ये याद रखना है ना।
आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे विद्यार्थी, जो आपकी फ्लैश मेमोरी है ना, फ्लैश मेमोरी के नाम से किसको जाना जाएगा? पेन ड्राइव को जाना जाएगा। पेन ड्राइव को जो है यूएसबी पोर्ट के अंदर डालना होता है। तो सर यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो एग्जाम में पूछा जाता है मेरे विद्यार्थियों, याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यहाँ से आप याद रखना, जो आपके मोबाइल वगैरह में जो आपकी मेमोरी होती है ना, उसको क्या बोलता है? एसडी कार्ड बोला जाता है। इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं कि डेजीवेल प्रिंटर एक प्रकार है। तो थोड़े टाइम पहले ही मैंने आपको समझाया है कि कैरेक्टर प्रिंटर का प्रकार होता है, और कभी अगर कैरेक्टर ऑप्शन में नहीं हो तो आपको इम्पैक्ट के साथ में जाना होता है। इसके जगह डेजीवेल की जगह वो डॉट मैट्रिक्स भी नाम दे सकता था, बट अगर देता है तो अलग बात है, नहीं देता है तो अपन को जो है, अगर वो भी देता तो भी आपका क्या होता है? इम्पैक्ट या लेजर होता है। जो पहले ऑप्शन में अगर कैरेक्टर होता तो अपन कैरेक्टर को करते, और अगर कैरेक्टर नहीं है तो फिर इम्पैक्ट के साथ में ही आपको जाना होगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। तो भाई अभी तो जल्दी से जल्दी बता दो, क्योंकि सारी डाउट मैंने क्लियर कर दी है प्रिंटर के बारे में। कि आपका जो टोनर नाम आए, ब्लैक सूखा पाउडर आपका नाम आए, है ना, टोनर नाम आए, ब्लैक सूखा पाउडर आपका नाम आए, आपको किसके साथ में जाना है? तो आप बोलेंगे सर जो है हमें किसके साथ में जाना है? लेजर प्रिंटर के साथ में जाना होता है। थर्मल आपका गर्म तत्वों का उपयोग करता है। लाइन प्रिंटर तो आपके इम्पैक्ट के एग्जाम्पल होते हैं, और डेजीवेल भी आपका किसका है? इम्पैक्ट के अंदर कैरेक्टर का होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड रिफ्रेश किया जाता है। तो आप बताओ अब तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं क्लियर करवा चुका हूं। तो आपके सामने आंसर क्या होगा? डायनामिक रैम होगा। क्या होगा मेरे विद्यार्थियों? डायनामिक रैम। यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार आपको जो है मेरी ओर से तो भाई पूछा जाना चाहिए। बाकी एग्जामिनर की मर्जी पड़ेगी। बाकी मैं 101% लिख के ले लो कि इस बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो डीपीआई का पूरा नाम डॉट्स पर इंच होता है। क्या होता है? डॉट्स पर इंच। तो ऐसा ऑप्शन तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है। सर ये होता क्या है? तो मेरे विद्यार्थियों, इससे प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है। प्रिंटर की क्वालिटी मतलब कोई प्रिंटर कितनी क्वालिटी के साथ में जो है पेज को प्रिंट कर रहा है, उसी को अपन किस में मापेंगे? डीपीआई में मापा जाता है। एक आप याद रखना, अगर स्पीड का पूछे तो पीपीएम में मापी जाती है। पीपीएम का पूरा नाम पेज पर मिनट होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि आपके कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो प्रोसेसर विनिर्देशन भी उसके अंदर आता है, और आपका मेमोरी मैनेजमेंट भी आता है, और हार्ड डिस्क भी आता है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे तो मेरे ख्याल से हाँ एक और क्वेश्चन है कि आपसे यूं बोला है, देखिएगा, कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। क्या बोला है? कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है और रोम एक नॉन वॉलेटाइल है। तो दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं, कोई चिंता वाली बात है नहीं। देखो, रैम जो है आपकी कैसी होती है? अस्थिर होती है। अस्थिर का मतलब वॉलेटाइल, और जो है रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। तो बिल्कुल दोनों बातें सत्य हैं। अब देखो, और जो आपको यहाँ से पूछा जाएगा मेमोरी से, एक तो सीडी का पूछा जा सकता है। मेरे को यहाँ पे समझाना है थोड़ी सी, है ना। स्लाइड को मैं नीचे कर रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान देना कि एक तो मुझे किसको समझाना है, आपको और क्वेश्चन क्या क्या दे सकता है। तो देखिएगा, इधर थोड़ा सा ध्यान देना, बस 2 मिनट, है ना। देखो, एक तो और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सीडी और डीवीडी के बारे में। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है मेरे विद्यार्थियों? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ये याद रह जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का 2 नाम होते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और एक आपका होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। याद रह जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। कभी अगर ऑप्शन में दोनों दिखे तो आपको दोनों के साथ में जाना होता है। इसके अलावा आपसे अगर कभी ऐसा पूछे कि जो है CDR से आपका क्या मतलब है, और CDRW से आपका क्या मतलब है। CDR और CDRW ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, R का मतलब रिकॉर्डेबल, यानी कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को केवल एक बार ही रिकॉर्ड किया जा सकता है,
और आपको बार बार पढ़ने की सुविधाएं मिलती है। जबकि CDRW के अंदर क्या होता है, RW का मतलब होता है रिकॉर्ड रीराइटेबल होता है। क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, रीराइटेबल। और रीराइटेबल में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को वापस मिटा के लिख सकते हैं। तो इस वाली मेमोरी के अंदर अपन क्या करेंगे, डेटा को वापस मिटा के लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा वो कि आपके जो रोम के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं ना, कौन कौन से, एक तो PROM होता है, एक आपका EPROM होता है और एक आपका होता है EEPROM। अब हो सकता है कि इनके पूरे नाम पूछे। तो PROM का मतलब, रोम का तो आपको पता है रीड ओनली मेमोरी, इस P का मतलब होगा आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो PROM तक आपको पता चल गया ना कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस E का अगर मतलब पता चल जाए तो भाई अपनी तो लाइफ सेट हो जाए, है ना। तो इस E का मतलब क्या होगा आपका, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जहाँ तक पता चल गया E इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आगे वाले E का मतलब बताना है तो इलेक्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉनिक होता है। अब देखो फिर आगे जो आपसे क्वेश्चन होगा ना वो यूं होगा कि ये जो आपको EPROM दिख रहा है ना, इसको क्या करोगे आप, 15 मिनट तक अगर UV किरणों के सामने रखोगे तो इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो स्वतः ही मिट जाता है। और EEPROM के अंदर क्या होता है कि आप इसको अगर बिजली के सिग्नल के सामने रखते हो तो इसके अंदर का डेटा आपका सीधा नष्ट हो जाता है। तो ये इतनी सी बातें थी जो मेरे ख्याल से आपको जो है सेकंड चैप्टर से याद रखनी थी। एक चीज़ और याद रख लेना, जाते जाते एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो मॉनिटर का रेजोल्यूशन है वो किस में मापा जाएगा, पिक्सल के अंदर मापा जाएगा। मेरे ख्याल से आपके सेकंड चैप्टर से एक भी बात पीछे नहीं रही है। फिर भी मेरे विद्यार्थियों अगर आपको मेरे ख्याल से तो बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ RCT और बाकी जितने भी कंप्यूटर क्लासेस हैं उनके लिए, तो आप सभी के लिए सफिशिएंट है मेरे फ्रेंड्स। हमेशा पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये मैं नहीं बोलता, पुराने अभ्यर्थी जितने भी हैं आप फीडबैक ले सकते हो उन सभी विद्यार्थियों से कि क्या वास्तव में इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ने से 90 से पार बनते हैं या फिर ऐसे ही बातें होती हैं। तो विद्यार्थी आपको खुद बोलेंगे कि ये प्लेटफॉर्म इतना विश्वसनीय है कि हमने 3 दिन पढ़ा, हमने 5 दिन पढ़ा और फिर भी हमारे 90 से ऊपर हैं, या फिर 85 से 90 और आउट ऑफ 100 में से 100 भी स्टूडेंट लेके आते हैं। तो कतई चिंता वाली बात है नहीं, आप हैं RCT के सबसे बेहतरीन और नंबर 1 चैनल के साथ में जो आपको बिल्कुल एग्जाम पैटर्न वाइज तैयारी करवाता है। मेरे विद्यार्थियों आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में एक प्यारी सी कमेंट जरूर दें जो हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी लेके आए। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में हम दुगनी रफ्तार के सामने आपके सामने वापस आएंगे। मेरे अभ्यर्थियों 31 तारीख के दिन मुकाबला टक्कर का होगा, ये गारंटी है मेरी कि इस बार जो है पेपर की दजियादड़ी होने वाली है। तो आप सभी अपनी तैयारी में मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। 3 दिनों में आपका पूरे के पूरे 16 चैप्टर जो है ख़त्म करने वाला हूँ। इसके बाद में जो सर की जो आएगी लाइव क्लासेस, भाई उसको भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखना है क्योंकि अंतिम रामबाण है ये जो आपके सामने 5 दिन है। तो इसमें जी जान से तैयारी में जुट जाइएगा और इस बार RCT में 90 से पार कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।